हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और हैप्पी लोहड़ी जी आपको भी। हैप्पी लोहड़ी बहुत बहुत सर। मुबारक हो आप सभी को। तो मनाओगे? बिल्कुल सर। बिल्कुल मनाएंगे, क्या बात है, क्या सर बात आज हैप्पी लोहड़ी हो गई थी प्रतीक सर की क्लास में। है। क्या हुआ, वो कैसे हुआ? सर एक संता क्लॉज आ गया बन के बच्चा। वीडियो ऑन कर अच्छा। ली सर उसने। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके वो ओके डांस कर रहा ओके। था क्लास में। अच्छा, क्लास में डांस कर रहा। अच्छा अच्छा। ये क्या फिर से शुरू हो गया क्या वो ड्रामा? फिर प्रतीक सर ने उस एप्लीकेशन ही नहीं ऑन की थी। इंडिकेशन तो प्रतीक यार सर मैं, थोड़ी ऑन करेंगे, वो बंसल क्लासेस से वो ऑन तो होगी। होती है, ऑन ही होती है वो तो। सर वो आईडी दूसरी है सर। पे ना हो। वो आईडी दूसरी है। हाँ सर उस आईडी पे नहीं है। यस सर। सर उसकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी ना, एक बच्चे ने वीडियो ऑन की थी उसमें। सर एक मंकी कैप आगे बच्चा आया था, उसने करी थी वीडियो ऑन। अच्छा अच्छा। हम्म, पता नहीं यार। अभी भी, अभी भी शौक जाग रहे हैं इतनी देर बाद भी। सर एक बच्चा थोड़ी आया था, 6-7 अच्छा, आए थे। 6-7 आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ग्रेट ग्रेट। चलो, खैर, अ, आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर मनाइएगा आपको भी। त्योहार। जी, त्योहार मनाइए, हंसिए, गाइए, नाचिए, यही करना होता है। आग सेकिए, है ना, आग के आगे बैठ जाना। क्या होती है, बोन फायर, बोन फायर बोलते हैं ना उसे। हाँ, बोन फायर के आगे बैठिए और गाने वाने गाइए, नाचिए। गाने चला लो, गाने गा लो, एक ही बात है। तो यही इंजॉयमेंट होती है। और खा लेना कुछ साथ में, और कुछ बच जाए तो मेरे लिए भी भेज देना, है ना। हम्म। चलो, तो पतंग वतंग किस दिन उड़ाते हैं? सर कल। पतंग भी उड़ाओ? क्रांति पे। सर आज धूप कल ही निकली। उड़ाएंगे? सर कल कल। उड़ाओगे? सर आज सर उड़ाना है, कोई धूप ही कल निकली। उड़ाता है, सर कोई 5 फेब को उड़ाता है। सर हाँ एक सर दिन सही वेस्ट सबकी हो बात। जाएगा अपनी तो उड़ा अपनी दिया। शर्त है, जिसने सर जिस आप दिन उड़ाना है लास्ट उड़ा में दे। यूं मत, मेरे को लग रहा है आप लास्ट में यूं बोलोगे आज छुट्टी नहीं है क्लास की। नहीं नहीं, छुट्टी तो वैसे जिस ही दिन नहीं है। पेपर खत्म हो जाए उस दिन पतंग उड़ा दो। हाँ, ये भी सही है। जब भी फ्री टाइम हो तब उड़ा लो, बेसिकली कहने का मतलब तो यही है ना। चलो, खैर, मेल्टिंग प्रोसेस कल हमने किया था। अब आ जाओ बॉइलिंग प्रोसेस पे। बॉइलिंग प्रोसेस भी एट अ गिवन प्रेशर अक्कर होता है, गिवन प्रेशर पे होता है। लेकिन यहाँ पे हम वॉल्यूम के चेंज को इग्नोर नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना। वर्क डन हम यहाँ पे इंटीग्रेशन पी डीवी, तो P क्योंकि कांस्टेंट होता है इस वजह से उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। जब आप लिमिट पुट करोगे तो P डीवी, डीवी का इंटीग्रेशन V, तो V1 से V2, तो ये बनेगा P V2 माइनस V1, और ये बन गया P डेल्टा V। यहां पे जो वर्क डन है इसको P डेल्टा V लिखा है मैंने। हाँ, बस ये मत कर देना कि इसको NR डेल्टा T लिख दो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, ठीक है ना। फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रही है। V1 किसका वॉल्यूम है बेटा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। और V2 किसका है? वॉल्यूम ऑफ गैस। तो V2 जो है वो गैस बन गई है, तो V2 माइनस V1 जो वॉल्यूम चेंज आया है, इसमें हम वॉल्यूम चेंज को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें हम वॉल्यूम चेंज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि गैस जो है, जैसे ही गैस बनती है तो वो फैल जाती है, तो फैल जाती है तो फिर वो ज्यादा वॉल्यूम घेरती है। आपको भी पता है कि डेल्टा क्यू एनसी डेल्टा टी हम लगा नहीं सकते,
क्योंकि फेज चेंज हो रहा है तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या लगाएंगे भैया, m इंटू एल, हीट गिवन, ये हमने हीट दी है इसको, ठीक है ना, हीट गिवन या हीट एक्सचेंज कुछ भी कह लो, हीट ले भी सकते हैं, हीट दे भी सकते हैं, इसीलिए एक्सचेंज वर्ड ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज हुई है हीट, दी भी जा सकती है और ली भी जा सकती है। हमें पता है कि डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना, डेल्टा डब्ल्यू लिख लो या डब्ल्यू लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, इसको क्यू ही कर देता हूं मैं, इसको क्यू ही कर देता हूं, ठीक है ना, तो बार बार जो साइन कन्वेंशन है वो सेम रहनी चाहिए। तो एम एल डेल्टा यू पता नहीं, वर्क डन पी डेल्टा वी, तो डेल्टा यू हमारे पास आ गया, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ml माइनस पी, इसको v2 माइनस v1 आप लिख ही सकते हो। तो आप समझ पा रहे हो कि मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान जो डेल्टा यू आया था वो ml के बराबर आया था, याद करो, है ना, मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान जो डेल्टा यू आया था वो ml के बराबर आया था, लेकिन यहाँ पे ml माइनस दिस आया है क्योंकि वर्क डन भी हुआ है, तो वर्क डन भी हुआ है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो आया है ml माइनस पी v2 माइनस v1, और v2 और v1 तो आपको पता ही है, और p वो प्रेशर है जिसपे बॉइलिंग अकर हो रही है, ठीक है ना, जिसपे बॉइलिंग हो रही है वो प्रेशर p है, लिख लो इसको। खांसी नहीं हट रही यार, कैसे हटेगी ये, कैसे हटेगी, कोई आइडिया है किसी को? नहीं सर सीतोपलद्धि हो। तो प्लाटी खाओ। अच्छा, आर्यन जी कह रहे हैं कोविड टेस्ट करवा के देखो, कोविड तो मैं करवा चुका हूँ बेटा, हफ्ता हो गया मुझे करवाए हुए, कोविड कोविड है मेरे को कोविड है, बिल्कुल है। अभी 3 दिन से मेरे को बुखार नहीं आ रहा, ना तो उससे पहले बुखार भी आ रहा था रोज, हल्का हल्का ही था, सर ऐसा कोई कोविड बहुत टेस्ट ज्यादा तो नहीं बिल्कुल है। ना, मुझे तो नकली लगता है। मुझे भी नकली लग रहा था, लेकिन मैंने दो बार करवा लिया, दोनों बार पॉजिटिव आया, मतलब एक बार तो वैसे रैपिड वाला करवाया था, और फिर जो है वो करवाया आरटीपीसीआर, तो वो भी पॉजिटिव था। यस सर, सर बीच में जब सर हमने एक बार घूमने जाना था सर, मेरी तो दोनों रिपोर्ट्स एक अलग आई थी, एक अलग आई थी, मुझे तो इतना नकली लगा ना तब उसके बाद। अच्छा, हाँ ये कई बार हो जाता है यार, ये सर कई बार वहां हो पे जब एयरपोर्ट पे उन्होंने ना फिर से किया टेस्ट, वहां और कुछ आया बिल्कुल ही नकली है। तो वहां क्या आया एयरपोर्ट पे कि नहीं है आपको, जाओ यस आप सर, घूमो बाहर। यस, यस सर, हमने वहां पर वैसे दी, दूसरी वाली थी सर, पॉजिटिव वाली कौन देता है, और सर इसीलिए वहां पर फिर भी वो सबका वहां पे कर रहे थे चेक, इसीलिए सर नकली है ये तो बिल्कुल। अच्छा, हाँ ये बात तो कह सकते हो कुछ हद तक, लेकिन ठीक है, वायरल तो डिटेक्ट करता ही है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये वायरल डिटेक्ट करता है, अब जो भी है, लेकिन ठीक है भाई, लेकिन अभी मैं ठीक तो हो गया हूँ काफी हद तक, बुखार उखार तो नहीं आ रहा, सिर्फ वो है, क्या कहते हैं, खांसी है, खांसी नहीं जा रही, वो धीरे धीरे चली जाएगी शायद, उम्मीद तो यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं,
वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिमिटेशंस हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहली लिमिटेशन, it does not indicate the direction of change. It does not indicate the direction of change. ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं कि हीट जो है ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां भाई, हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है, नॉट वाइस से वर्सा का फ्लो नहीं होता, ठीक है ना, उल्टा नहीं होता। बट फर्स्ट लॉ टेल्स अस, ऐसा लिख लेते हैं, टेल्स अस दैट बोथ प्रोसेसेस आर पॉसिबल। फर्स्ट लॉ के हिसाब से दोनों ही प्रोसेसेस पॉसिबल है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ के हिसाब से दोनों ही प्रोसेसेस क्या हैं, पॉसिबल हैं। कैसे? फर्स्ट लॉ सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन को देखता है बेटा। एक जगह से एनर्जी आई, दूसरी जगह गई, भाई हीट जो है वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में यूज हो गई। क्या कहीं पे ये बात हुई कि हीट कहां से आई, कोल्ड बॉडी से आई या हॉट बॉडी से आई, है ना। तो फर्स्ट लॉ तो इस चीजों पे कोई बंदिश ही नहीं रखता, ठीक है ना, कोई बंदिश नहीं रखता कि डायरेक्शन क्या है, हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या है, इस बात पे कोई बंदिश नहीं है। मतलब फर्स्ट लॉ के हिसाब से कोई कहे कि अगर हम ठंडी बॉडी से हीट निकाल रहे हैं तो फर्स्ट लॉ कहेगा कि चलो ये भी सही है, क्योंकि उसको तो मतलब है कि एनर्जी कंजर्वेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ को मतलब है कि भाई कंजर्वेशन फॉलो होना चाहिए। ये 5 है मान लो Q, और ये 2 और 3 है, ठीक है ना। तो मेरा तो 5 = 2 + 3, ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप हीट कहां से ला रहे हो, ठंडी बॉडी से ला रहे हो, गर्म बॉडी से ला रहे हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इसलिए फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो अगर उल्टा भी करते तो भी सही होता, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर उल्टा भी करते तो भी सही होता, बस उसको तो कंजर्वेशन फॉलो होना चाहिए, एनर्जी की इक्वेशंस जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। तो फर्स्ट लॉ इस बारे में कोई बात नहीं करता कि हीट कहां से आ रही है, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा जो है ऐसे लिख लेते हैं, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन, यही पॉइंट है, इसको थोड़ा सा बस अलग वे में लिख रहा हूं। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स ऑफ हीट, ये सोर्स ऑफ हीट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, दैट इज हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी। ये फर्स्ट पॉइंट की तरीके से ही है, बस फर्स्ट पॉइंट को लिखने का एक नया तरीका ढूंढा है, ठीक है ना। ओके, गिव्स नो आइडिया अबाउट एक्सटेंट ऑफ चेंज, एक्सटेंट ऑफ चेंज और प्रोसेस। ये इस बारे में कोई आइडिया नहीं देता कि चेंज कितना है, ठीक है ना, इस बारे में कोई आइडिया नहीं देता कि चेंज कितना है, ठीक है ना। अगर फर्स्ट लॉ के हिसाब से देखा जाए तो पूरी की पूरी जो हीट है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। बाय फर्स्ट लॉ whole heat can be converted to work। कैसे? देखो, आपने ये फॉर्मूला तो देखा ही है।
अगर इसमें डेल्टा यू 0 हो जाए तो क्या Q इज इक्वल्स टू W होगा? बताओ भाई। बताओ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यस सर। बट इन रियलिटी नो हीट इंजन उधर लिखता हूं मैं थोड़ा सा, but in reality no heat engine is developed which can do this task. सिंपल सी बात है कि पूरी की पूरी हीट को लेके सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, खुद कुछ ना खाए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि खुद कुछ खाना। जैसे मान लो हम बात करें कि भाई हमने खाना खाया, खाना खाने से हमें हीट मिली, क्या उस खाने का पूरा प्रयोग हम वर्क करने में कर देंगे? नहीं। कुछ हीट, कुछ उस खाने की फायदा हमारी बॉडी को भी तो होना चाहिए ना भाई। कुछ हमारी बॉडी डेवलप होनी चाहिए उससे, और कुछ हमें रोजमर्रा के जो अपने काम हैं वो करने हैं। तो यानी कि ऐसा कोई भी हीट इंजन डेवलप नहीं हुआ है रियलिटी में जो ये कर सके कि पूरी की पूरी हीट लेके सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप याद करो, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा होता था? बोलो, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा होता था कि डेल्टा यू 0 होता था तो Q इज इक्वल टू W कह देते थे? बिल्कुल कह देते थे। तो फर्स्ट लॉ इस पे कोई रोक ही नहीं लगा। फर्स्ट लॉ कहता है कि भैया हो सकता है ऐसा प्रोसेस। फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो क्या है भाई, डेल्टा यू 0 हो सकता है। डिफिकल्ट टास्क है, मैंने उस टाइम भी बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म करना, ठीक है ना, दैट इज डिफिकल्ट टास्क, ठीक है ना, दैट इज डिफिकल्ट टास्क। हम नियर अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस अटेन कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस ऑब्टेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंट के बारे में कि कितना वर्क डन होगा, कितना नहीं होगा, मतलब इसके बारे में फर्स्ट लॉ कोई आइडिया नहीं देता। फर्स्ट लॉ के हिसाब से ही पूरी की पूरी हीट ही वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है, जो कि बात सही नहीं है। लिख लो। तो सिंपल सी बात है, घूम फिर के दो चीजें हैं भाई, ठीक है ना, घूम फिर के दो चीजें मैंने आपको बोली है। पॉइंट जरूर तीन है लेकिन चीजें दो ही है। कौन कौन सी? एक तो डायरेक्शन कि भाई हॉट से कोल्ड है या कोल्ड से हॉट है, और दूसरी वाली बात है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें हीट और वर्क डन बराबर हो, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट लॉ कहता है कि ऐसा हो सकता है। तो ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट्स जो हो गई वो क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, क्योंकि रियल लाइफ में कुछ एनर्जी लॉस जो है वो तो होगा ही होगा, कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी में जरूर जाएगी। सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। लिख लो भाई। चलें जी। यस सर।
अब बात करिए बेटा हीट इंजन की, तो हमारा अगला टॉपिक भी यही है, हीट इंजन। हीट इंजन ही हमारा अगला टॉपिक है। हीट इंजन, ठीक है ना। हीट इंजन क्या करता है? कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क। एग्जाम्पल, स्टीम इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? हीट इंजन्स के ही एग्जाम्पल हैं। जो आपकी गाड़ियां चलती हैं, आपको याद होगा जो रेलगाड़ियां हैं वो स्टीम से चलने वाली भी होती हैं, है ना। तो स्टीम इंजन्स जब पुराने समय में आए थे, जब बिल्कुल नए नए थे, तो स्टीम से चलती थी गाड़ियां, भाप से चलती थी, ठीक है ना। फिर कोयले का प्रयोग होने लगा, ठीक है ना। फिर चीजें और एडवांस हो गई, आज हम डीजल का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। ये सारे क्या हैं? हीट इंजन्स हैं। हीट इंजन करता क्या है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। स्टीम में क्या होता है कि स्टीम बर्न होती है ना, हीट प्रोड्यूस होती है, और उसकी वजह से गाड़ी चलती है, यानी कि वर्क क्रिएट होता है, मैकेनिकल वर्क क्रिएट होता है। डीजल में भी ऐसा ही होता है। डीजल इंजन के अंदर जब डीजल डाला जाता है, तो वो डीजल अंदर इंजन के अंदर क्या होता है? बर्न होता है, ठीक है ना। इंजन के अंदर क्या होता है? बर्न होता है, और उस बर्न होने की वजह से गाड़ी चलती है, यानी कि मैकेनिकल वर्क मिलता है। सिमिलरली पेट्रोल इंजन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। इन सारे हीट इंजन्स की अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके की होती है। अब इसकी मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। हर हीट इंजन में एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, अभी ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस। ध्यान से देख लो भाई, ये क्या चीज लिखी हुई है मैंने। सोर्स, सोर्स वो चीज है जहां से हीट ली जाती है, जहां से हीट ली जाती है। सोर्स वो जगह है जहां से हीट ली जाती है। जैसे जो हीट का जो सोर्स होगा, जो किसी चीज को बर्न करेगा, जैसे मान लो कि स्टीम है ना, या फिर मैं कहूं कि कोयला है, तो कोयले को जलाना है, कोयले को जलाना है ना, हीट प्रोड्यूस करनी है। तो उस हीट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए ना भाई, जलाने के लिए कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। तो वो हीट का क्या हो गया? सोर्स हो गया। तो वो चीज क्या हो गई? हीट का सोर्स हो गई। सोर्स वो चीज होगी जहां से हीट ली जाती है, जहां से हीट ली जाती है। तो सोर्स वो जगह हो गई फ्रॉम वेयर द हीट इज टेकन, ठीक है ना। इसको कहेंगे हीट इज टेकन फ्रॉम इट, इससे हीट ली जाती है, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इट्स हीट कैपेसिटी, सोर्स की हम हीट कैपेसिटी ये मान के चलेंगे कि इनफाइनाइट है, हीट लेने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट T1, इसका टेम्परेचर T1 ही रहता है। यानी कि हीट सोर्स एक ऐसी चीज है जहां से हम रेगुलरली हीट लेते रहते हैं, रेगुलरली हीट हम उससे लेते रहते हैं,
उसके टेम्परेचर में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, यानी कि लगातार 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 उससे हीट मिलती रहती है, इसलिए उसकी हीट कैपेसिटी क्या मानी जाती है भाई? इनफाइनाइट मानी जाती है। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी मतलब जिसको कोई फर्क ना पड़े भाई, उससे हीट ले भी लें तो उसके टेम्परेचर पे कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, उसकी हीट कैपेसिटी क्या है? इनफाइनाइट है, अच्छी खासी हीट कैपेसिटी है। फिर एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहां पे हीट छोड़ी जाए। आप लोगों ने देखा होगा है ना, स्टीम इंजन वाली ट्रेन देखी होंगी और कोयले वाली ट्रेन भी देखी होंगी, और आपने गाड़ी को भी देखा होगा, बाइक को भी देखा होगा, सब में एग्जॉस्ट वाला वो लगा होता है चैम्बर, देखा है, जिसमें से धुआं निकलता है ना, जिसमें से धुआं निकलता है। तो कोई भी हीट इंजन होगा दुनिया का, उसमें हीट को छोड़ने के लिए, धुआं निकालने के लिए सिंक होगा, ठीक है ना, यहाँ पे गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ पे सिंक होगा। धुआं निकालने के लिए या हीट को छोड़ने के लिए जो जगह होगी वो मतलब उसको बोलते हैं सिंक, ठीक है। सिंक वो चीज है जहां पे हमें हीट को एग्जॉस्ट करना है, क्योंकि क्या होता है भाई, जब कोई चैम्बर के अंदर जैसे डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन होते हैं, तो उनके अंदर जब वर्क हो जाता है, जब गाड़ी चलना शुरू कर देती है, तो पूरा ब्लास्ट होने के बाद कुछ एग्जॉस्ट गैसेस बच जाती हैं, जो फालतू का धुआं होता है, जिसका कोई काम नहीं होता, तो वो धुआं अंदर पड़ा पड़ा इंजन को खराब ही करेगा। तो उसको बाहर निकालना होता है, उस हीट को बाहर निकालना होता है। तो उस हीट को बाहर जिस जगह पे निकाला जाता है, उस जगह को बोलते हैं सिंक, ठीक है ना, उस जगह को बोलते हैं सिंक। तो सिंक वो जगह है जहां पे हीट रिजेक्ट की जाती है, हीट इज बीइंग रिजेक्टेड टू इट, इसको हीट रिजेक्ट की जाती है। इट्स हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो इनफाइनाइट, इट्स हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो कितनी है? इनफाइनाइट है, इसकी भी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। इट्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट T2, इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T2। जैसे एग्जांपल लें, हमारे लिए जो हमारा डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन है, तो उसके लिए जो सिंक का काम करता है वो कौन करता है भाई? एटमॉस्फेयर, क्योंकि सारी गैसेस किस में छोड़ी जाती हैं? एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती हैं। वो धुआं किस में छोड़ा जाता है? एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या एटमॉस्फेयर में धुआं छोड़ने से क्या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्या? नहीं, है ना, कोई खास फर्क नहीं आता। तो एटमॉस्फेयर एज अ सिंक काम करता है। सोर्स वो होता है जहां से हीट लेते हैं, सिंक वो होता है जिसको हीट देते हैं। बहुत सिंपल शब्दों, बहुत सिंपल शब्दों में, ठीक है ना। सोर्स वो जगह है जो हीट देता है, सिंक वो जगह है जो हीट को वापस ले लेता है, ठीक है ना। सोर्स से हीट ले रहे हैं, वो लगातार हीट लेनी है तो उसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए। सिंक को हीट दे रहे हैं तो हीट देने से ऐसा ना हो कहीं वो खुद ही गर्म हो जाए, ठीक है ना, वो खुद ठंडा ही बना रहे, तो उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है। ऑब्वियसली डायग्राम में आपको देख के पता चल ही रहा है कि T1 ग्रेटर देन T2 है, ठीक है ना। T1 किसका टेम्परेचर है? सोर्स का टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर से हीट ली जाती है और लो टेम्परेचर पे हीट छोड़ी जाती है। Q1 क्या हो गया? हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। इस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें हैं मैं लिख देता हूं। Q1 क्या हो गया? हीट टेकन फ्रॉम सोर्स, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स। Q2 क्या चीज है? हीट गिवन टू सिंक, सिंक को कितनी हीट दी गई। और बीच में W क्या है? अब ध्यान से सुनो भाई, बीच में ये जो गोल चक्कर मैंने बना रखा है ये बस सिंबल है, ठीक है ना, ये सिंबल है वर्किंग सब्सटेंस।
ये जो गोल चक्कर बना रखा है ये वर्किंग सब्सटेंस है। जैसे डीजल इंजन के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो डीजल और वेपर्स होते हैं, डीजल के वेपर्स और एयर, ठीक है ना। एयर चाहिए ना जलाने के लिए डीजल को, जैसे डीजल इंजन के अंदर और पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर जाता है और जिसकी वजह से टायर घूमते हैं, वो पावर आगे टायर को ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। इस तरीके से पावर का जो है वो ट्रांसमिशन होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि वर्किंग सब्सटेंस वो चीज होती है जिसके थ्रू गाड़ी चलाई जाती है। तो पेट्रोल इंजन का वर्किंग सब्सटेंस होगा पेट्रोल के वेपर्स और एयर, दोनों का मिक्सचर, पेट्रोल के वेपर्स और एयर, इन दोनों का मिक्सचर। डीजल इंजन का वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, डीजल के वेपर्स और एयर, क्योंकि कंबशन के लिए एयर की आवश्यकता होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। तो हालांकि इस तरीके की कंबशंस भी होती हैं जो एयर के बिना हो जाती हैं, लेकिन वो अलग हैं, ठीक है ना। एरोबिक एनारोबिक ऐसा कुछ पता नहीं, आपने पढ़ा होगा शायद। लेकिन भाई ये डीजल या पेट्रोल को बर्न करने के लिए आपको क्या चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है ना। इनको बर्न करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो सिलेंडर जो अंदर लगे होते हैं, जो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन के अंदर सिलेंडर्स होते हैं, तो उन सिलेंडर्स में पेट्रोल और डीजल को वेपर्स बना के डाला जाता है। क्या बना के, वेपर्स बना के एयर के साथ मिक्स करके डाला जाता है। फिर उनको हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके ब्लास्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। उस ब्लास्ट से पिस्टन लगातार ऊपर नीचे मूव करता रहता है, जो कि पावर टायर तक पहुंचती रहती है। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या हो गया, जिससे वो चीज चल रही है, ठीक है ना। वर्किंग सब्सटेंस वो हो गया जिससे वो चीज चल रही है। तो W यहां पे ये हो गया वर्क डन बाय इंजन। W क्या हो गया, वर्क डन बाय इंजन। तो इंजन ने क्या काम किया भाई, ध्यान से सुनो। इंजन ने एक जगह से हीट ली, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंजन ने एक जगह से हीट ली, उसका कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट किया बेटा, वर्क में। कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट किया, वर्क में, और बाकी हीट सराउंडिंग में छोड़ दी या सिंक में छोड़ दी। जो बची कुची हीट है वो सिंक में छोड़ दी। ध्यान से सुन लो दोबारा, हीट ली, कुछ वर्क किया और बची हुई हीट सिंक में छोड़ दी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिनोमिना क्लियर हुआ, ठीक है जी। लिखो इसको फटाफट। सर T2 और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इक्वल नहीं होना चाहिए क्या, T2 और एटमॉस्फेयर का? एटमॉस्फेयर ही T2 है बेटा, बिल्कुल एटमॉस्फेयर ही T2 है। और सर अब ये जो हीट होती है रिलीज करने के टाइम, सिंक में जो रिलीज करते हैं, इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से तो ज्यादा होता है। नहीं, पर एटमॉस्फेयर में आके तो उसका टेम्परेचर वही हो जाएगा ना। यस सर, तो उससे अच्छा तो यही नहीं है इस वर्किंग सिस्टम के बाद तब तक और वर्किंग सिस्टम साथ साथ जोड़ी जाओ, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता एटमॉस्फेयर का, तब तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एनर्जी। कर सकते हैं, बिल्कुल करते ही होंगे, ऐसे ही करते होंगे। जो बेसिकली जो प्रोसेसेस होते हैं, ये तो मैंने बहुत आपको ओवरव्यू बताया, ठीक है ना। जो ये जो भी इंजन हैं, अब आप देखो जो डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, ये भी पूरे तरीके से एफिशिएंट नहीं है। आप इनकी जो एफिशिएंसी है 50%, 52% तकरीबन इसके ये परसेंटेज रहती है इनकी। इवन पेट्रोल इंजन की भी, है ना। पेट्रोल इंजन को काफी अच्छा एफिशिएंट इंजन माना जाता है। तो एफिशिएंसी इनकी भी अच्छी खासी नहीं है, पूरी नहीं है। मतलब एफिशिएंसी ऐसा तो कोई बना ही नहीं जो कह दे कि भाई 100% एफिशिएंट इंजन है, ठीक है ना। ऑब्वियसली एनर्जी के लॉसेस तो होने ही है, हीट तो आपको बाहर छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि गैसेस जो हैं बेसिकली उनका लॉस तो होना ही होना है। सारी जो गैस की एनर्जी है आप उसको यूज तो नहीं कर सकते, कुछ तो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी ही होंगी। तो कुछ एग्जॉस्ट गैसेस होंगी तो उनको एनवायरनमेंट में छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब छोड़ा जाता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब इन गैसेस को एनवायरनमेंट में छोड़ा जाएगा, तो मान लो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इन गैसेस को जब छोड़ा जाएगा तो गैसेस का टेम्परेचर कितना बनाया जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस बनाया जाएगा, तभी इनको एनवायरनमेंट में छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। वरना तो क्या होगा कि अगर इन गैसेस का टेम्परेचर मान लो 30-35 डिग्री सेल्सियस है,
अपने एनवायरनमेंट में इनको छोड़ दिया, तो फिर उतने का तो हमें लॉस हो गया, है ना, उतने का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसलिए इन बातों का ध्यान तो ऑब्वियसली रखा ही जाता है जब भी कोई साइकिल, प्रॉपर एक साइकिल डिजाइन होता है। साइकिल कहने का मतलब ये जो एक प्रॉपर प्रोसेसेस डिफाइन होते हैं, जैसे डीजल इंजन के अंदर आइसोबारिक प्रोसेस भी होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस भी होता है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस भी होते हैं। तो ये पूरे प्रोसेसेस जो हैं वो डिजाइन किए जाते हैं कि इस ऐसे इसको चलाना है। बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस जो होता है ना, बार बार होता रहे, कल मैंने आपको बताया था साइक्लिक प्रोसेस, ये चीज बार बार होती रहनी चाहिए, क्योंकि बार बार पिस्टन को ऊपर नीचे हमें करवाना है। तो पूरा प्रोसेस जो है वो डिजाइन किया जाता है। तो उसमें इन बातों का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि गैस को किस टेम्परेचर पे ले रहे हैं, किस टेम्परेचर पे छोड़ रहे हैं, क्या करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्या करने से हमारी एफिशिएंसी कम होगी। बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है इस चीज को। तो ये साइंटिस्ट का ही नाम था भाई, डीजल। डीजल पता आपको? डीजल किसी का नाम ही है। अरे डीजल वो एक्टर भी है ना, कौन, क्या नाम है वो, विन डीजल। हाँ विन डीजल, बिल्कुल। सर एक कंपनी भी है डीजल। कंपनी भी है, बिल्कुल। तो सरनेम है ये, बेसिकली डीजल एक सरनेम है। तो उसी के नाम पे जिस इंसान ने ये डिस्कवर किया था ये इंजन, तो उसने अपने नाम पे डीजल इंजन रख दिया। पेट्रोल नहीं था नाम किसी का, पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल पता नहीं, शायद आई थिंक पेट्रोलियम वगैरह कहीं और से आया है वर्ड। पेट्रोल जिसने डिस्कवर किया था ना, उस बंदे का नाम था ऑटो, ये नाम था उसका, ऑटो, OTTO, ऑटो। तो अगर ये आपको इंजन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट आएगा, आपको पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन्स। इंटरनल कंबशन इंजन्स, उसमें आप सारे टाइप के इंजन्स पढ़ते हो जो अभी से आए हैं और आज जो यूज हो रहे हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन। तो सारे टाइप के इंजन्स जो हैं वो उसमें आप पढ़ोगे। तो अगर किसी को इंटरेस्ट आ रहा हो तो आप फिर उसमें भी देख सकते हो या सोच सकते हो। चलें जी। यस सर। तो मैं रफ में डायग्राम बेटा दोबारा बना देता हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस, the substance which helps the system to work. It is a fuel for the engine. फ्यूल फॉर द इंजन, ये इंजन के लिए एक फ्यूल है, ठीक है ना। स्टीम इंजन के अंदर स्टीम इज द वर्किंग सब्सटेंस। स्टीम इंजन के अंदर स्टीम जो है वो वर्किंग सब्सटेंस है। डीजल इंजन के अंदर मिक्सचर ऑफ डीजल वेपर्स, मिक्सचर ऑफ डीजल वेपर्स एंड एयर, डीजल वेपर्स एंड एयर। तो मिक्सचर ऑफ डीजल वेपर्स एंड एयर, ये एक वर्किंग सब्सटेंस है। स्टीम इंजन के अंदर जो स्टीम है वो एक वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है जी। तो वर्किंग सब्सटेंस डिफरेंट हो सकता है और
वर्किंग सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होती है बेटा, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे डीजल की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, पेट्रोल की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसी के हिसाब से एफिशिएंसी अलग अलग आती है ना। उसी के हिसाब से जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो अलग अलग आती है। तो ऑब्वियसली ये बात बड़ी मैटर करती है कि वर्किंग सब्सटेंस कौन सा है, क्योंकि स्टीम इतना अच्छा वर्किंग सब्सटेंस नहीं था। तो पुराने जमाने में स्टीम इंजन आते थे, लेकिन इनकी एफिशिएंसी बड़ी लो होती थी। स्टीम इंजन की एफिशिएंसी 20% तक होती थी, 15-20% इसी रेंज में होती थी। डीजल इंजन आए, पेट्रोल इंजन आए, तो एफिशिएंसी अब अच्छी खासी हो गई। अब हम 40-50-60% एफिशिएंसी अभी मिल जाती है हमें। हो सकता है कि भाई और बेटर हमें चीजें मिल जाएं, जैसे सीएनजी है, सीएनजी सस्ती भी पड़ती है और इसकी एफिशिएंसी भी ठीक ठाक है, लेकिन धीरे धीरे इसमें और एडवांसमेंट होगी। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी और अच्छी हो गई है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्किंग सब्सटेंस क्या है, सोर्स क्या है, सिंक क्या है, सारी चीजें मैटर करती हैं। कौन से उसको साइकिल पे चला रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस कौन सा है ये भी मैटर करता है ना। साइक्लिक प्रोसेस कौन सा है ये चीज भी मैटर करती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, Q1 हीट ली, उसका दो जगह पे प्रयोग किया। किस पे बेटा, Q1 हीट लेके उसका दो जगह पे प्रयोग किया। कुछ उससे क्या किया, वर्क किया, और दो बाकी हीट एनवायरमेंट में छोड़ दी। Q1 हीट ली, W वर्क किया उससे, और बाकी हीट एनवायरमेंट में क्या कर दी, छोड़ दी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वर्क डन Q1 माइनस Q2 हो गया? बोलो भाई, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं वर्क डन Q1 यस माइनस सर। Q2 हो गया? बिल्कुल कह सकते हैं। तो अभी हम डिफाइन करेंगे एक नई टर्म ईटा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ईटा से, ये मतलब होता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड इनटू 100। सिंपल सा गणित है, कोई ज्यादा जो है वो नहीं है। कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, ऊपर लिखना है कितना वर्क डन किया उसमें से, और इनटू 100। भाई मेन जो चीज है जो वर्क डन करने के लिए मिल रही है वो क्या है, Q1। उसमें से फायदा कितना उठा रहे हैं, W का। समझ पा रहे हो? मान लो आपके पास 100 जूल हीट थी और उसमें से वर्क आपने 30 करा, तो कितने की एफिशिएंसी हो गई भाई? बोलो कितने की एफिशिएंसी हो गई? 30% की, है ना। 100 हीट आपको मिली, आपने 30 का वर्क किया, तो कितने की एफिशिएंसी हो गई? 30% की। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। अब यहां पे जो वर्क डन है वो Q1 माइनस Q2 है, अपॉन Q1 इनटू क्या हो गया, 100। तो एफिशिएंसी ये बन गई 1 माइनस Q2 बाय Q1 इनटू क्या आ जाएगा, 100, है ना। 1 माइनस Q2 बाय Q1 इनटू क्या आ जाएगा, 100। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो मेन फॉर्मूला तो यही है बेटा, ठीक है ना। मेन फॉर्मूला तो यही है और ये भी है ना। दोनों ही तरीकों से आप इसको याद कर सकते हो। Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड। Q1 क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड। और इनटू क्या कर रहे हैं हम, 100। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। चलो लिख लो इसको। सिंपल फिनोमेना है, मतलब ऐसा कोई नई चीज नहीं समझा रहा मैं आपको। हम कौन सा इसके अंदर देखो ऐसे मैकेनिज्म में थोड़ी जा रहे हैं कि डीजल इंजन ऐसे वर्क करता है या पेट्रोल इंजन ऐसे वर्क करता है। हम ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं कि इतनी हीट ली, इतनी हीट दे दी, इतना वर्क कर दिया। तो बस इस सेंस में हम बातें कर रहे हैं।
हाँ जी भाई, चलें? यस सर। अब देखो, इसमें Q2 कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी। आप ये नहीं कह सकते कि आप Q2 को खत्म कर दोगे। अगर आपने Q2 को खत्म कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? इफ Q2 इज इक्वल्स टू 0 मान लो, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? बोलो भाई। 100%, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप Q2 को 0 कर दो। Q2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करनी ही करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? Therefore, Q2 is not equals to 0. सिंक में हीट रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी, कुछ एनर्जी लॉस जरूर होगा। तो अगर Q2 0 नहीं हो सकता तो क्या एफिशिएंसी 100 हो सकती है? बोलो भाई, क्या एफिशिएंसी 100 हो सकती है? नहीं। सो देयरफॉर एफिशिएंसी जो है वो लेस देन 100% ही होगी, यानी कि एफिशिएंसी पूरी प्रॉपर 100% तो दुनिया के आज तक किसी भी हीट इंजन की नहीं आई। और एक बात याद रखिएगा, ये सारे साइक्लिक प्रोसेसेस हैं। तो साइक्लिक प्रोसेसेस में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार डेल्टा यू की बात तो करी नहीं। बेटा साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है? 0। 0 होता है ना। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है। इसीलिए मैंने इस पूरे संदर्भ के दौरान मैंने डेल्टा यू की बात ही नहीं करी, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेसेस ही हैं। ये कौन सा हमें कोई एक बार करवाना है, ये तो बार बार करवाने हैं। गाड़ी लगातार चलाते रहना है, पिस्टन लगातार ऊपर नीचे जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस होगा, तो साइक्लिक प्रोसेस में एक पूरे साइकिल के दौरान डेल्टा यू पे कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन होता है। चलो जी, ये बात हो गई हमारे पास हीट इंजन की। हाँ जी बोलो। सर ये जरूरी क्यों है कि जो हीट है हमें सिंक में से रिलीज करनी है? करनी पड़ेगी, एग्जॉस्ट गैसेस को तो बाहर निकालोगे ना भाई। मतलब जो वेस्ट बचेगा, ठीक है ना, कंबशन के बाद, जो कंबशन हो गया, ठीक है ना, तो उसके बाद जो वेस्ट बचेगा, ठीक है ना, उसको तो बाहर निकालोगे ही। समझ रहे हो? तो जो सिलेंडर होते हैं ना, उसके अंदर वॉल्व लगे होते हैं, तो वो वॉल्व समय समय पर खुलते रहते हैं। हर साइकिल में एक बार वॉल्व खुलता है, वो एक आउटलेट वॉल्व होता है। तो वो वॉल्व खुलता है तो उसके थ्रू धुआं बाहर निकलता रहता है, ठीक है ना। तो हर साइकिल में एक बार खुलता है। तो आप देखोगे कि सिलेंसर जो होता है गाड़ी में लगा होता है, उसमें से धुआं एक रिदमिक फॉर्म में बाहर आता है। पहले बाहर आ गया, फिर ऐसे बाहर आया, ऐसे बाहर आया, तो हर साइकिल में एक एक बार वो बाहर आता रहता है। तो धुआं उसमें से बाहर आता रहता है, तो एग्जॉस्ट गैसेस उसमें से निकलती रहती हैं। क्योंकि दुनिया में कोई प्रोसेस ऐसा तो बना नहीं भाई, ठीक है ना, कि जो आपका पूरा का पूरा हीट ही वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। फिर तो क्या ही बात, फिर तो आप कहोगे कि एनर्जी लॉस हुआ ही नहीं ना। सारी चीज को तो आप पिस्टन को मूव करवाने के लिए यूज नहीं कर सकते भाई। आपकी सारी की सारी हीट ही अगर पिस्टन को मूव करवाने में यूज हो गई तो कोई लॉस ही नहीं हुआ। क्या मुझे आप बताओ, क्या पिस्टन मूव करते टाइम वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगी? सर होगी सर। होगी ना। तो वो क्या है? वो Q2 ही तो है। वो क्या है? Q2 है वो। दैट ओके इज सर। फॉर्म ऑफ Q2। Q2 बेसिकली सारे जो एनर्जी लॉसेस है ना, बेसिकली वो हो गए। जो भी एनर्जी लॉसेस हैं उनको हमने Q2 बोल दिया एक तरीके से, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन होगी और सारी चीजें होंगी। कई बार फ्यूल उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। फ्यूल भी पूरे प्रॉपर एफिशिएंट 100% एफिशिएंट तो कोई भी फ्यूल नहीं होता है ना। पेट्रोल के अंदर भी खामियां हैं, डीजल के अंदर भी खामियां हैं, स्टीम के अंदर और ज्यादा खामियां थी। तो ऑब्वियसली सारी चीजें देख के चलना पड़ता है। सर कहते हैं कि ना सुबह 6 बजे से पहले पेट्रोल भरवाने के लिए।
तो 6 बजे से पहले पेट्रोल भरवाना चाहिए, ऐसा क्यों? सर मैंने सुना था कि ना कि जब उस टाइम पे ना पेट्रोल ना पता नहीं कुछ मोटा होता है, पता नहीं क्या होता है, गाढ़ा होता है, कि जब हीट होती है ना तो वो पतला होने शुरू होता है, जब हीट उसके ऊपर बढ़ती है, सनलाइट वगैरह। ऐसा कह रहे हो कि ठंड में होना चाहिए, बेसिकली सर जब उसके टेम्परेचर ऊपर कम हीट ना होना पड़े। चाहिए उस टाइम पे। यस तो सर। टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, यस सर। डेंसिटी ज्यादा होगी तो पेट्रोल की क्वांटिटी ज्यादा आ जाएगी, ऐसा कहना चाहते हो तुम? फायदा हो जाएगा, यस सर, है थोड़ा ना? होता है। कह सकते हो, लेकिन इतना कितना हो जाएगा? 1-2 रुपए का फायदा हो जाएगा, और तो क्या होगा? इतना सर कोई डेंसिटी का फर्क नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ता होगा यार पेट्रोल में। सर कट्ठी डिग्गी थर्मल, फुल करा लो, पड़ जाएगा थोड़ा बहुत। बेसिकली आप थर्मल एक्सपेंशन की ही बात कर रहे हो, तो आप थर्मल एक्सपेंशन की ही बात कर रहे हो कि चीजें फैलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो अगर आप ठंड में भरवाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई होगी चीज, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई होगी तो हमारी गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल डल जाएगा और उसके पैसे हमें कम देने पड़ेंगे, लेकिन कितना फर्क पड़ जाएगा? बात तो ये है ना, कितना फर्क पड़ जाएगा? अगर हमने 4-5 लीटर तेल भरवा लिया तो उसमें हो सकता है कोई 1-2 रुपए का फर्क पड़ जाए, चलो ज्यादा का भी पड़ जाए तो। लेकिन सुबह सुबह उठे कौन? उठोगे? सर अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना होगा। लॉन्ग ड्राइव पे सुबह सुबह कौन जाता है? सर सुबह निकलेंगे तभी टाइम पे पहुंचेंगे। अब सुनो भाई, अब हम कर रहे हैं हीट इंजन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस। हीट इंजन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस। एरो देख लो बेटा ध्यान से, वैसे ही बनाने हैं, ठीक है ना? जैसे एरो मैंने बनाए हुए हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं एरो। ध्यान से सुनिएगा। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? चीजों को ठंडा रखना। बोलो भाई, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? चीजों को ठंडा रखना। अब देखो, जो रेफ्रिजरेटर होता है, ध्यान से सुनना, रेफ्रिजरेटर ये रहा, तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर पाइप का सिस्टम लगा होता है, पाइप का सिस्टम लगा होता है। ये पाइप क्या करती हैं? इसमें कूलेंट फ्लो करता है या रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है, ये रेफ्रिजरेंट बोलते हैं इसे, जो इन पाइप्स के अंदर फ्लो करता है। आपने अपने फ्रिज का, जो रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर देखा है? फ्रीजर है ना, फ्रीजर में आपने देखा होगा पाइप्स के लिए जगह होती है ना, उसके अंदर पाइप्स होती हैं, वो ऊपर कवर्ड होती हैं, वैसे तो दिखती नहीं, ठीक है ना, कवर्ड होती हैं। वो पाइप्स के अंदर क्या होता है? रेफ्रिजरेंट होता है। रेफ्रिजरेंट क्या करता है कि हीट अंदर से लेता है और बाहर छोड़ता है। तो बाहर इसके लिए क्या होता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो पोर्शन है वो सिंक होता है और बाहर का जो पोर्शन है वो सोर्स होता है। तो ये क्या करता है? ये जो रेफ्रिजरेंट है ये क्या करता है? अंदर जब आता है ना, फ्रिज के अंदर ये ऐसे घूमता रहता है, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर ऐसे घूमता रहता है, जैसे कूलेंट हो गया, कोई चीज कूल करने वाली हो गई। तो ये जब फ्रिज के अंदर आता है तो फ्रिज के अंदर से जो हीट है उसको ले लेता है, ठीक है ना, फ्रिज के अंदर से जो हीट है उसको ले लेता है और बाहर सोर्स की तरफ इस हीट को छोड़ता है, ठीक है ना। फ्रिज के अंदर से हीट ले लेता है और बाहर हीट को छोड़ता है। तो फ्रिज के अंदर जैसा टेम्परेचर है वो कैसा रहता है भाई? कोल्ड। और बाहर जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है? हॉट रहता है। तो यानी कि यहाँ पे अब प्रोसेस जो है वो उल्टा हो रहा है। प्रोसेस क्या हो रहा है कि ठंडी जगह से हीट ली जा रही है और गर्म जगह पे छोड़ी जा रही है। समझ पा रहे हो? जिस कमरे के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस कमरे के अंदर आपका फ्रिज रखा गया है वो कमरा क्या है? सोर्स। जहां से फ्रिज के अंदर से हीट ली जा रही है वो क्या है? सिंक, ठीक है ना। रेफ्रिजरेंट ये वर्किंग सब्सटेंस है जो घूमता रहता है,
जो हीट अंदर से लेके कहाँ फेंकता है, बाहर फेंकता है, ये क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। दैट सब्सटेंस इज वर्किंग सब्सटेंस। और इसके ऊपर वर्क किसके थ्रू होता है, ये वर्किंग सब्सटेंस चलता कैसे है, ये वर्किंग सब्सटेंस कैसे चलता है भाई, बोलो, पावर सप्लाई से। आप मुझे बताओ, क्या हीट अपने आप ठंडी जगह से गर्म जगह में चली जाएगी क्या? नो सर। अपने आप ठंडी जगह से गर्म जगह पे चली जाएगी? नहीं। अपने आप क्या होगा, अपने आप तो उल्टा प्रोसेस होगा, गर्म जगह से ठंडी जगह में जाएगी। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें ठंडी जगह को और ठंडा करना है, गर्म जगह को और गर्म करना है। तो यही तो प्रिंसिपल है रेफ्रिजरेटर का। तो अपने आप तो ऐसा हो नहीं सकता, अपने आप तो ऐसा हो नहीं सकता कि भाई हीट जो है वो ठंडी जगह से गर्म जगह पे चली जाए। नहीं भाई, उल्टा होगा, अपने आप तो जो प्रोसेस होगा वो तो उल्टा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वर्क मिलेगा नहीं। हीट इंजन में क्या हो रहा था, वर्क मिल रहा था, यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा, हीट लेनी पड़ेगी। और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो बाहर हीट ज्यादा छोड़ी जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसमें देखो फॉर्मूला इसमें भी वही है। देखो Q2 हीट हमने ली, उसके ऊपर वर्क ऊपर से और कर दिया, वर्क ऊपर से और कर दिया, क्योंकि फ्रिज चलाया, पावर सप्लाई दी, तो हमने उसके ऊपर वर्क और किया, ठीक है ना, वर्किंग सब्सटेंस की मदद से। और बाहर जो हीट रिजेक्ट करी वो Q1 है, बाहर जो हीट रिजेक्ट करी वो Q1 है। तो Q2 जो है वो हीट टेकन फ्रॉम सिंक, यहाँ पे हीट टेकन आएगा बेटा, हीट टेकन फ्रॉम सिंक। और Q1 हीट रिजेक्टेड, हीट गिवन टू सोर्स, हीट रिजेक्टेड या हीट गिवन टू सोर्स। तो यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो उस चीज को क्या करना है भाई, ठंडा करना है। क्या करना है, ठंडा करना है। तो किस चीज को ठंडा करना है, सिंक को। किस चीज को ठंडा करना है, सिंक को। तो यहाँ पे एक नई टर्म डिफाइन करी जाती है बीटा, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नई टर्म का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसे COP बोलते हैं, ठीक है ना, COP बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये होती है कि भाई आपने क्या चाहिए, आपको मेन मोटिव क्या है हमारा यहाँ पे। देखो भाई, हीट इंजन में हमारा मेन मोटिव क्या था, मोटिव बताओ। जो आउटपुट चाहिए थी, हमें क्या चाहिए थी, वो वर्क चाहिए था ना। आउटपुट में हमें क्या चाहिए था, वर्क चाहिए था, और हीट उसके लिए हमने अब्सॉर्ब करी थी। यहाँ पे हमारा आउटपुट मेन चीज क्या है, बताओ भाई। यहाँ पे हमारी आउटपुट क्या है, हमें मेन काम क्या करना है, सिंक से हीट निकालनी है, सिंक से हीट निकालनी है। और उसके लिए हमें करना क्या पड़ रहा है, वो नीचे आएगा। जो हमारा मेन पर्पस है वो ऊपर आएगा, और उसके लिए हमें करना क्या पड़ रहा है, वो नीचे आएगा और इनटू 100, ठीक है ना। उसके लिए हमें करना क्या पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क आएगा नीचे। और मेन काम क्या है, Q2 हीट को बाहर निकालना। तो Q2 ऊपर आएगा, जो मेन काम है, और उसके लिए जो करना पड़ रहा है, जो एफर्ट डालना पड़ रहा है, वो क्या है, W। लिख लो। अब कोई डाउट है तो बताओ। सर वर्क करने से हीट कैसे ट्रांसफर हो जाएगी? वर्क और कर रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं, उसी से तो रेफ्रिजरेंट घूम रहा है। रेफ्रिजरेंट जो घूम रहा है वो वर्क करने से ही घूम रहा है। ओके तो सर। रेफ्रिजरेंट ही वर्किंग सब्सटेंस है बेसिकली। तो प्रोसेस तो देखो यार, ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपको एक सब्जेक्ट आएगा, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करते हो, ठीक है ना, अगेन वहीं पे ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है बहुत। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया है, कोई ऐसे थोड़ी है कि रेफ्रिजरेटर की वर्किंग जो है वो इतनी आसान है। ये जो रेफ्रिजरेंट मैं बता रहा हूँ ना, कि अंदर से हीट लेके बाहर फेंकता है, ये प्रोसेस ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
ठीक है ना। इसके अंदर कंडेंसर भी लगा होता है, कंप्रेसर भी लगा होता है रेफ्रिजरेंट के अंदर, पता है ना आपको। कंप्रेसर होते हैं, कंडेंसर होते हैं। एयर कंडीशनर इसके जैसा ही है वो भी, मतलब एयर कंडीशनर का वर्किंग भी फ्रिज की वर्किंग जैसा ही होता है। लेकिन ये रेफ्रिजरेंट काम कैसे करता है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं कि यहाँ से हीट ले ली, इस पे वर्क हो गया, इसको हीट दे दी। तो रेफ्रिजरेंट को घुमाने का काम वो जो है वो पावर सप्लाई करती है। ओके सर। जैसे आजकल फ्रिज आ गए तो चेंज होते रहते हैं, रेफ्रिजरेंट भी चेंज होते रहते हैं। अमोनिया भी किसी टाइम पे यूज करी जाती रही है, आज भी शायद उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं कंपाउंड में। R32 सुना है, R32, ये भी रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। मतलब वो कंपाउंड्स ही हैं बेसिकली, उसमें और सुधार कर करके बनाए जाते हैं। तो ये बेसिकली वर्किंग सब्सटेंस होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी होनी चाहिए, हीट को अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर सके, फिर हीट को अच्छा खासा एमिट भी कर सके, ठीक है ना। अब इस रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए भाई? जल्दी गर्म नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हो ना। जल्दी गर्म नहीं होना चाहिए। पता चला थोड़ी सी हीट लेने से ही गर्म हो गया, तो क्या फ्रिज अच्छे से वर्क कर पाएगा? नो सर। नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो वो काम कौन करता है? रेफ्रिजरेंट करता है, जो अंदर से हीट ले जाके घूम के बाहर फेंकता है, फिर अंदर आता है ठंडा होके, फिर हीट लेता है, फिर बाहर फेंकता है, फिर अंदर आता है ठंडा होके, फिर हीट बाहर फेंकता है। तो इसको घुमाने का काम पावर सप्लाई से होता है, जो हम वर्क करते हैं। इसीलिए अंदर से जो हीट ली जाती है वो तो कम ली जाती है, लेकिन बाहर जो हीट सोर्स में छोड़ी जाती है, जिस कमरे में फ्रिज रखा गया है वहां पे हीट ज्यादा छोड़ी जाती है, वो Q1 होती है। चलें जी। यस सर। परसेंटेज में लिखना है तो 100 लगा देना, परसेंटेज में नहीं लिखना तो 100 मत लगाना। ये ऑप्शंस में आप देख लेना कि परसेंटेज में पूछा गया है या नहीं पूछा गया, ठीक है ना। बिना परसेंटेज के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? हीट रिमूव्ड पर साइकिल, एक साइकिल में कितनी हीट रिमूव करी है, अपॉन वर्क डन पर साइकिल, एक साइकिल में कितना वर्क हमने करा है। तो बीटा इज इक्वल्स टू Q2/W, और W की वैल्यू क्या है? Q1 माइनस Q2, है ना। W तो अभी भी वही है, इस फॉर्मूले में देखो W तो अभी भी वही है, Q1 माइनस Q2। तो बीटा का फॉर्मूला आप ऐसे भी याद रख सकते हो, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब कुछ लोगों ने कहा कि यार ये ईटा की फॉर्म में, कोई आपसे पूछ सकता है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, ईटा और बीटा के बीच में रिलेशन बताओ। तो रिलेशन भी आप पता कर सकते हो। क्या करो, ये जो बीटा वाला फॉर्मूला है इसको ऊपर नीचे Q1 से डिवाइड कर दो, इसको आप ऊपर नीचे Q1 से डिवाइड कर दो। तो ये बन गया Q2/Q1, और ये 1 माइनस Q2/Q1, Q2/Q1 अपॉन 1 माइनस Q2/Q1। Q2/Q1 बन गया 1 माइनस ईटा, और 1 माइनस Q2/Q1 बन गया ईटा। तो क्या ये बीटा और ईटा के बीच में रिलेशन आ गया भाई? बोलो, क्या ये बीटा और ईटा के बीच में रिलेशन आ गया? बिल्कुल आ गया, ठीक है जी। तो ये उनके बीच में रिलेशन है।
अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 1 से कम हो, ठीक है ना। जैसे हम एफिशिएंसी कहते हैं ना, एफिशिएंसी 1 से कम आएगी क्योंकि 1 में से माइनस हो रहा है, और अगर परसेंटेज की फॉर्म में बात करें तो 100% से कम आएगी, ठीक है ना, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करके बात करें। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। ये एक परफॉर्मेंस का कोएफिशिएंट है, ये जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उतनी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है, ठीक है ना। ये जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उतनी ही रेफ्रिजरेटर अच्छी परफॉर्मेंस वाला है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर केसेस में 1 से ज्यादा ही निकल करके आती है। अच्छा जी, अब अगर इसको एज अ हीट पंप यूज करना है, अगर इसको एज अ हीट पंप यूज करना है तो हीट पंप के लिए इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा, ध्यान से सुनना भाई, हीट पंप के लिए इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो Q1/W होगा, ठीक है ना। वो होगा Q1/W, उसमें आएगा Q1 माइनस Q2। हीट पंप का मतलब जैसे आप मान लो हीटर हो गया। अब देखो ये फ्रिज है, हमारे घर में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये यहां से हीट मिली Q2 अंदर से, और बाहर कितनी फेंकी Q1। अब मान लो कि हमें जो है हमें रूम गर्म करना है, हमारा जो पर्पस है मेन, वो पर्पस समझो, हमें रूम को क्या करना है, गर्म करना है। तो अगर हमें रूम को गर्म करना है तो हमें हीट मिलनी चाहिए ना, बोलो। अगर हमें रूम को गर्म करना है तो हमें हीट मिलनी चाहिए। तो कितनी हीट मिल रही है पर साइकिल, Q1, और उसके लिए हमें वर्क कितना करना पड़ रहा है, W। तो Q1/W ये हीट पंप का जो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है ना। दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। हीट पंप जो हो गया वो बेसिकली रेफ्रिजरेटर ही हो गया, बस उसका यूज अलग है। रेफ्रिजरेटर में जो हमारा मेन ध्यान होता है वो फ्रिज के अंदर होता है, और हीट पंप या हीटर में अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारा मेन ध्यान जो है वो बाहर होता है। जो बाहर है वो हमारा मेन सिस्टम होता है, जिसपे हमें कंसंट्रेट करना होता है, जहां पे हीट छोड़ी जाती है। लिख लो। चलें जी। यस सर। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहली स्टेटमेंट होती है केल्विन प्लैंक की। सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है ना, और सबकी अलग अलग स्टेटमेंट्स थी। तो इन सब की स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब सबका सेम ही था, लेकिन स्टेटमेंट्स सबकी थोड़ी सी डिफरेंट थी। केल्विन प्लैंक, केल्विन प्लैंक की क्या स्टेटमेंट थी, दो इंसान थे ये, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी
it is impossible to construct a heat engine which absorbs heat from reservoir that is the source, and convert 100% of heat into work. 100% of heat into work. ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बना जो पूरी हीट सोर्स से या रिजर्वायर से लेके उसका 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे। ये तो पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट था क्लॉसियस। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या थी उसको देखते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। जो खामियां थी ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वो सेकंड लॉ में आ गई। समझ पा रहे हो? यही खामियां थी। बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर without being aided by some external agency। भाई लोअर टेम्परेचर पे जो बॉडी है उससे हीट हायर टेम्परेचर पे ट्रांसफर करनी है, तो क्या बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के वो हो सकता है पॉसिबल? नहीं, है ना। अपने आप जो ट्रांसफर होगी वो तो हायर टू लोअर होगी। तो लोअर से हायर करना है तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। यही तो रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल है। पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो हीट इंजन के लिए है और दूसरे वाली स्टेटमेंट जो है वो रेफ्रिजरेटर के लिए है। एक तीसरी स्टेटमेंट भी थी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, एंट्रोपी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। एंट्रोपी वर्ड आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एंट्रोपी के बारे में यू विल स्टडी इन केमिस्ट्री। थोड़ा बहुत आइडिया है क्या एंट्रोपी का? एंट्रोपी कभी सुना हो? सुना है? एंट्रोपी सुना है? सर सुना है पर आइडिया नहीं है। या नहीं है? ओके, कोई बात नहीं। एक और स्टेटमेंट होती है, सेकंड लॉ की ही स्टेटमेंट होती है, एंट्रोपी के बारे में होती है। ठीक है ना। ये देखने में जो लग रहा है कि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन आगे जाके ये आपस में एक ही तरीके से रिलेट हो जाती हैं। ठीक है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अब फिलहाल के लिए आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है जी, लिख लो। सर अभी और कुछ कराना है अभी और इस क्लास में? ऑलमोस्ट हो गया, बस हो ही गया। बिल्कुल।
ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। Tomorrow would be the last day of this chapter, that is the thermodynamics। फिर हम काइनेटिक थ्योरी आपने पहले भी पढ़ रखी है थोड़ा सा, तो हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि चीजें जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली सारा ही, लेकिन आपको चीजें याद आती जाएंगी कि हाँ ये था, है ना। और जो नई चीजें हैं वो तो हमें पढ़नी ही है, ठीक है जी। सो दैट्स वाई, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। ख्याल रखिएगा। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.